फिजिक्स के वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे एटलीस्ट 70 में 65 मार्क्स आ सकते हैं। केमिस्ट्री का पेपर भैया तो बहुत आसान है था, फिजिक्स का पेपर क्या टफ आएगा, क्योंकि पिछले जितने भी सालों के अगर पेपर देखे जाए तो फिजिक्स ही सबसे ज्यादा टफ था। अगर जेईई मेन की बात करें तो हमेशा मैथ टफ आ जाता है, लेकिन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स की बात करी जाए तो फिजिक्स टफ होता है। एक्चुअली होता क्या है कि डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत आते हैं, उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ आते हैं, तो जिसका हमें प्रैक्टिस नहीं होता। जब हम जेईई की तैयारी करते हैं तो हमें एमसीक्यूज का प्रैक्टिस होता है, बट एमसीक्यूज मुश्किल से 12 एमसीक्यू आते हैं। उसके बाद असर्शन रीजन वाले भी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। हालांकि जो नीट के बच्चे उनका असर्शन रीजनिंग अच्छा होता है, लेकिन जो जेईई वाले बच्चे होते हैं उनको उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये टफ चला जाता है। ऊपर से ये भी होता है कि हम एनसीईआरटी वगैरह फिजिक्स के लिए उतना ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी से भी टू द पॉइंट पे हम रह नहीं पाते, तो जो हमारे आंसर्स होते हैं वो एनसीईआरटी से मैच आउट नहीं कर रहे होते। और फिजिक्स में ये भी होता है कि जब हम जेईई नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो काफी एडवांस लेवल पे जेईई में तो चले ही जाते हैं और बोर्ड वाले जाके बेसिक पे चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा हमारे लिए हार्ड हो जाता है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम फिजिक्स में 70 में से 65 मार्क्स ला सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसा कि लास्ट का जो वीडियो था वो केमिस्ट्री के ऊपर था, और जैसा कि बच्चों से पूछ रहे थे तो केमिस्ट्री काफी ज्यादा आसान आया था, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था काफी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के भी आए थे और काफी आसान, रिलेटिवली आसान बोला जा रहा है। जेईई मेन में भी अगर आप देखो तो पेपर आसान होता है, नीट में भी देखो तो केमिस्ट्री आसान होता है, बोर्ड में भी देखो तो केमिस्ट्री आसान होता है। तो जो आसान था वो तो हो गया, लेकिन अब जो आने वाला है वो सबसे ज्यादा टफ आने वाला है, और वो है फिजिक्स। अगर अपन प्रीवियस ईयर्स के देखें ट्रेंड को तो हमेशा फिजिक्स का ही जो पेपर है वो सीबीएसई बोर्ड में टफ होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम ये तो नहीं बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा। जब तक मैं वीडियो डालेगा ओनली 3 डेज आर देयर, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को 1.5x पे देखें और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखें जो इन 3 दिनों में आपको करना है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर के दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिससे कि जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि 65 आउट ऑफ 70 आप कैसे ला सकते हो इन 3 दिनों के अंदर। जो आपने मेहनत कर लिया है उसके अंदर आपको ये अगर लाना है तो आपको वो कौन सी चीजें हैं जिसका ख्याल रखना है। तो सबसे पहले मैंने बता रखा है कि आपको पता होगा कि 4 मार्च को आपका पेपर है, जो कि 70 मार्क्स का थ्योरी वाला होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल वाला होता है। और प्रैक्टिकल अगर अपने टीचर से अच्छी बना रखी है तो आपके प्रैक्टिकल वाले में तो नंबर आ ही जाएंगे। उसके बाद 33 क्वेश्चंस आर देयर, जिसमें से 12 एमसीक्यू होता है। जो जेईई नीट वाले बच्चे उनका एमसीक्यू पे काफी कमांड अच्छा होता है। 4 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चन वो आएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, ये इजी होंगे। 7 क्वेश्चन वो होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, ये भी रिलेटिवली ऑन ए मॉडरेट साइड रहेगा। जो 2 के स्टडी क्वेश्चन से 4 मार्क्स, इसका ट्रेंड काफी हार्ड होने का आया है। और 3 क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का, ये इजी है, लेकिन आप कैसे लिखते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा कि आपको मार्क्स कितने मिलते हैं 5 में से, जिसका आगे मैं बताऊंगा भी। पेपर में जब आप पेपर के अंदर जा रहे हो तो कौन सी चीजें हैं जिनका आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। लाइक एसआई यूनिट्स का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। नहीं, वैल्यूज, कई बार फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके वैल्यूज हम गलत पेपर में लिख के चले आते हैं, तो इनका ध्यान रखना है। अगर मान लो जैसे ऑप्टिक्स वगैरह उसका कोई डायग्राम बना रहे हो तो ध्यान से, और उसमें लेवलिंग करना भी इंपॉर्टेंट है कि कहां पे मान लो आई वाई का पिक्चर अगर आ जाता है तो उसमें लेवलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाईलाइट करें या अंडरलाइन करें। आप हमेशा देखना जो टॉपर्स की आंसर शीट होती है, इवन मैं 10th की बात कर रहा हूं, जब मैं 10th में था और मेरे 10 सीजीपीए भी आए थे, तो उस टाइम पे भी मेरे मार्क्स इसीलिए ज्यादा आते थे क्योंकि आई यूज्ड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स बाय ब्लैक कलर पेन। अगर मैं ब्लू से पेपर पूरा दे रहा हूं तो हाईलाइट करना होता है, अंडरलाइन भी करना होता है, सो दैट कि जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको पूरा मेहनत ना करना पड़े, उसे इंपॉर्टेंट शब्द दिखें, कीवर्ड्स दिखें, जिससे कि वो हमें अच्छे से अच्छा मार्क्स दे सके। देन एमसीक्यू को हमेशा स्टार्टिंग में करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो यूजर्स हैं, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो मुझे देख रहे हैं वो जेईई नीट के बच्चे हैं और उनका एमसीक्यू पे अच्छा कमांड होगा, तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आ जाए। उसके बाद हम पेपर की बात करें तो पेपर एक्सपेक्टेड टू बी टफ। जैसा मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में ही बताया कि पेपर मॉडरेट टू टफ आने की प्रोबेबिलिटी बहुत भारी मात्रा में है, तो आप पहले से प्रिपेयर होकर के जाएं कि पेपर तो टफ ही आएगा। दूसरा है कि चैप्टर वाइज वेटेज आपको पता होना चाहिए, जिसमें से मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इसमें वेव वाला दोनों वाला आ गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो इन सब के इंपॉर्टेंट वेटेज हैं।
वेटेज के अलग से मैंने कुछ नहीं लिखा है, बिकॉज सीबीएसई के जो साइट है उस पर ऑलरेडी बता रखा है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। इवन जैसे थोड़े बहुत अगर अपन आइडिया लेना चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हो गया डाइपोल वगैरह का, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोले तो बायो-सावर्ट्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ हो गया, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। मैग्नेटिज्म में भी काफी सारे डेरिवेशन वगैरह हैं, इस पे क्या फॉर्मूला होगा, उस पे क्या फॉर्मूला होगा, उस पे मैग्नेटिज्म का क्या फॉर्मूला होगा, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी जरूरी होगी। नंबर थर्ड, डेरिवेशन मतलब मेरा ये मतलब है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं फिजिक्स में जो डेरिवेशन बेस्ड हैं, जिनसे डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैट से, मैग्नेटिज्म से, ईएमआई से, ऑप्टिक्स से, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से थोड़ा बहुत, लेकिन मेजरली इन्हें से डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको दो पैटर्न में पढ़ना है अभी 3 दिनों के लिए, कि एक तो डेरिवेशन बेस्ड टॉपिक और जिसमें नहीं डेरिवेशन है, लाइक मान लो मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में डेरिवेशन कम आएगा, तो इस प्रकार से सेमीकंडक्टर में कम आएगा। तो आपको यह सब देखना होगा कि किसमें डेरिवेशन है, किसमें डेरिवेशन नहीं है। जिसमें डेरिवेशन है उसका अप्रोच अलग होगा, उसमें लिख लिख करके आपको देखना पड़ेगा। जिसमें डेरिवेशन नहीं है वहां पे एमसीक्यूज वगैरह को आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नंबर फोर्थ है कि जेई नीट वर्सेस ओनली बोर्ड्स। अब जो जेई नीट वाले बच्चे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, उनका क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में वो काम कराते हैं। बोर्ड वाले बच्चे क्या शुरू से प्रैक्टिस करते रहते हैं डेरिवेशन बेस्ड, तो कहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा फाइट हो सकती है। बट जो जेई नीट वाले भी हैं तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज तो अच्छी वाली है, तो डेफिनेट सी बात है अगर आपने डेरिवेशन को, अगर आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका निकाल लोगे। ठीक है। नंबर फिफ्थ है वन शॉट वीडियोस। वन शॉट वीडियो सिर्फ उसी के लिए देखनी है अगर मान लो कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के पोर्टल पे दिख रहा है कि उसकी वेटेज अच्छी है, और कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कई सारे ऐसे हैं जो 1.5 घंटा 2 घंटा में पूरा चैप्टर पढ़ा दिए, तो वहां से आप देख सकते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर कोई सब टॉपिक में थोड़ा सा भी डिफिकल्टी आ रहा है तो। नंबर 6 इज डेरिवेशंस फ्रॉम फॉर्मूला शीट। तो कई सारे मैंने बताया है कि फिजिक्स थोड़ा हार्ड ही इसीलिए होगा क्योंकि उसमें डेरिवेशंस वगैरह पूछा जाएगा, और डेरिवेशन से आप क्या है ना, टच गो में नहीं हो, तो आपको क्या है, डेरिवेशन को पूरा डेराइव करना आता नहीं है। और फॉर्मूला शीट भी इसलिए क्योंकि काफी सारे फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल वगैरह में फॉर्मूला लगेंगे। मान लो 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, वही न्यूमेरिकल डाल दिया, तो इन दोनों पे अभी तो 3 दिनों के लिए ऑन टू कमांड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 7 मैंने लिख रखा है कोचिंग नोट्स प्लस पीवाईक्यूज का स्टार क्वेश्चन। तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे थे, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे थे चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे थे, तो डेफिनेटली आपने नोट्स बनाए होंगे। तो नोट्स में जो इंपॉर्टेंट है उसको अभी के लिए पढ़ सकते हो, और पीवाईक्यूज अब करने का टाइम नहीं है। लेकिन पीवाईक्यूज में जब आपने किया था तो जो स्टार क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उसमें भी अगर आपने किसी स्टार क्वेश्चन को लगा रखा है तो उसको बार बार देखो, तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। नंबर 5 है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर इसलिए देना होता है ताकि अगर मान लो 3 घंटे का पेपर है तो वो हमारा 2 घंटे में ही हो जाएगा, अगर सैंपल पेपर में हमारी आदत है 2 घंटे में खत्म करने की तो। और टॉपर्स की आंसर शीट इसलिए सो दैट कि आपको पता हो कि कौन से वर्ड्स को हाईलाइट करना होता है, कौन से वर्ड्स को स्टार मार्क में डालना होता है, तो इसलिए टॉपर्स की आंसर शीट इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इजी टू हार्ड टॉपिक्स, ये मैंने इसलिए बोला है कि मान लो अगले 3 दिन है, तो सबसे पहले आप क्या करो, आपके जो इजी टॉपिक्स है जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो, सबसे पहले उनको कर लो। उसके बाद जो टाइम बचेगा वो हार्ड टॉपिक, इसलिए एट द एंड मान लो कोई टॉपिक बच भी जाता है तो वो हार्ड बचना चाहिए, वो इजी नहीं बचना चाहिए। तो अगर गाइस आप ये सब फॉलो करोगे तो 65 इसलिए मैंने बोला क्योंकि लास्ट वाला पेपर तो 70 बोला मैंने, 70 आउट ऑफ 70, बिकॉज वो तो ऐसे इजी आता है, लेकिन ये टफ आता है, तो आप 65 टारगेट मानोगे तब जाके आपके 60 मार्क्स बनेंगे। तो गाइस दिस वाज ओवरऑल व्यू ऑफ द फिजिक्स पेपर जो आपका होने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूं एटलीस्ट 60 मार्क्स तो आने ही आने चाहिए। और इसमें अगर आपने 25 के आसपास लाया तो 75 आ जाएगा, मतलब 85 आ जाएगा बेसिकली, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइज आई थिंक दिस वीडियो इज ऑल, और टाइम अब कम बचा है तो जल्दी से 1.5x पे वीडियो देख लिया होगा आपने। तो वीडियो को अगर पसंद आ गया तो लाइक करो, सो दैट कि अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं मैथ्स और बायो दोनों का भी बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड लव यू।